नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। अपने उत्तराखंड में खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए केंद्र सरकार का प्रयास है कि उत्तराखंड के पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि अर्थव्यवस्था में भी सुधार हो। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में अभिनेता अक्षय कुमार को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और इसी क्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक ट्वीट किया और अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि बेहतर पर्यटन व्यवस्था से समृद्धि के द्वार खुल रहे हैं और इससे नंबर 1 उत्तराखंड बनने का स्वप्न भी साकार होगा। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव का मतदान खत्म होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस चुनाव समिति के अध्यक्ष हरीश रावत लगातार क्षेत्र में घूमकर लोगों से उनका हालचाल जानने के साथ वोटिंग का भी मिजाज समझने की कोशिश कर रहे हैं और इसी के साथ में उन्होंने देर शाम हरीश रावत ने हल्द्वानी बाजार में घूमकर व्यापारियों से हालचाल जाना। और इसी के साथ में आपको बता दें कि उन्होंने कई तरीके से कई सारी चीजों की उन्होंने जानकारी ली और वक्त हो गया है ब्रेक का। जल्द लौटेंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के बाद चुनावी रंजिशें बाहर आने लगी हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी नरेश शर्मा ने बीजेपी प्रत्याशी स्वामी यतीश्वरानंद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने स्वामी यतीश्वरानंद से अपनी जान को खतरा बताते हुए थाने में मामला दर्ज कराया है और साथ ही उन्होंने कहा कि स्वामी यतीश्वरानंद अपनी हार के डर से बौखला गए हैं और उनके समर्थकों ने उनके घर पर तोड़फोड़ की और इसी के साथ में जान से मारने की धमकी भी दी है, जिसके बाद आप प्रत्याशी नरेश शर्मा ने पूरे मामले पर स्वामी यतीश्वरानंद के समर्थकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। जब मैं अब क्षेत्र में था तो मुझे घर से फ़ोन आया कि भाई कुछ लोग घर पर आए थे और दरवाजे में लात मारी, उन्होंने गाली गलौज करी और उन्होंने कहा कि हम देखेंगे, उसको नेता बनाएंगे हम और हमारे यतीश्वरानंद को कौन हरा सकता है, हम देखते हैं उसको। इस तरीके की बातें करते हुए वो जब लोगों ने वहाँ देखा तो वो निकल गए वहाँ से। तो आज मैं अपने पूरे कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ कनखल थाने पहुँचा हूँ और मैंने यहाँ तहरीर दी है यतीश्वरानंद के खिलाफ़ और हम चाहते हैं कि इसमें यतीश्वरानंद के खिलाफ़ मुकदमा दर्ज हो। और क्योंकि मुझे लगातार क्षेत्र में रहना होता है, मुझे यतीश्वरानंद से जान का खतरा है क्योंकि यतीश्वरानंद मेरी कभी भी हत्या करा सकता है, क्योंकि इस समय वो पूरा बौखलाया हुआ है यतीश्वरानंद। तो मुझे डर है कहीं मेरी हत्या ना हो। उत्तराखंड में मतदान के बाद बीजेपी के 3 मौजूदा विधायकों द्वारा पार्टी नेताओं पर विश्वासघात का आरोप लगाने के बाद बीजेपी डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है। वहीं कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष हरीश रावत चुनाव प्रचार में लगातार जीत के लिए आश्वस्त हैं और पूर्व सीएम हरीश रावत ने मंगलवार को साफ कहा कि हरीश रावत या तो सीएम ही हो सकते हैं, अन्यथा घर ही बैठ सकते हैं। इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। इस पर बीजेपी ने कहा कि वो दिन का सपना देख रहे हैं। दरअसल पत्रकारों द्वारा कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह से सवाल में पूछा गया कि हरीश रावत कह रहे हैं कि उनके पास 2 विकल्प हैं, या तो वो सीएम हो सकते हैं या फिर वे घर बैठेंगे। और इस पर प्रीतम सिंह ने
जवाब दिया कि मुख्यमंत्री कौन होगा इसके निर्णय पार्टी अलाकमान ही करेगी। वहीं कांग्रेस के प्रदेश महासचिव मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि समय आने पर सीएम कौन होगा इस बारे में निर्णय लिया जाएगा। चुनाव संपन्न होते ही कांग्रेस के द्वारा जनता के साथ किए गए वादों की कलई खुलने लगी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पुरजोर तरीके से इस बात पर जोर दे रहे हैं कि प्रदेश की जनता को 500 रुपए में गैस सिलेंडर मुहैया कराया जाएगा। लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह ने स्पष्ट किया है कि गैस सिलेंडर हर व्यक्ति को नहीं बल्कि बीपीएल श्रेणी के लोगों को दिया जाएगा। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि प्रीतम सिंह ने अपने बयान को बदलते हुए दोबारा कहा कि अब प्रत्येक परिवार को 500 रुपए में सिलेंडर मुहैया कराया जाएगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रविंद्र जुगराल ने कहा कि धीरे धीरे कांग्रेस के झूठ की पोल खुलने जा रही है। मैंने जो आज समाचार पत्रों के माध्यम से माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री प्रीतम सिंह जी के बयान देखे, उसमें उन्होंने कहा है कि 500 रुपए का सिलेंडर सभी को दिया जाएगा। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि अब किसी में कोई संशय बरकरार होना चाहिए। हमारी ये पायलट प्रोजेक्ट योजना है, 4 धाम 4 काम के अंतर्गत हमने इसे लॉन्च किया था। हमने ये बात साफ कर दी थी कि हम इसके लिए एक मंत्रालय बनाएंगे, एक पूर्णकालिक मंत्री देंगे, एक प्रमुख सचिव इसके लिए एलोकेट होगा जो कि वार्षिक रिपोर्ट दिया करेगा इन 4 कामों के ऊपर, क्योंकि ये चारों काम बहुत चुनौतीपूर्ण हैं और पहली बार कोई सरकार इस तरह के काम करेगी। तो ऐसे में लोगों को पता होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए कि कितना हम इसमें आगे बढ़ पा रहे हैं। और हमने इसमें पूरा होमवर्क किया है। 24 से 25 लाख घरेलू परिवार हैं उत्तराखंड के अंदर और उस पर खर्चा आ रहा है कुल बजट का 1.1%, और 1.1% हम मातृशक्ति को राहत देने के लिए इतना अफोर्ड कर सकते हैं। ये अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं, अपनी अपनी प्रायोरिटीज हैं। कांग्रेस पार्टी की प्रायोरिटी हमेशा गरीब तबकों के लोगों को या आम जनता को राहत देने की है। मतदान से पहले कुछ और मतदान के बाद कुछ और, गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। पहले इन्होंने कहा कि हम सबको 500 का सिलेंडर देंगे अगर सत्ता में आए, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और नेता चतुर है, चालाक है। उसने जब प्रश्न दागा कि कांग्रेस शासित राज्यों में सिलेंडर कितने का बिक रहा है, तो कांग्रेस निरुत्तर हो गई। उसके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वहां भी तो 1000 का बिक रहा है। तो बीजेपी के कार्यकर्ता जनता को समझाने में सफल हुए मतदाता को कि ये आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। इसलिए मतदान करते समय जनता ने हमारे पक्ष में मतदान किया। आज नेता प्रतिपक्ष जो कि शेडो चीफ मिनिस्टर, जिसको छाया मुख्यमंत्री बोलते हैं, वो कह रहे हैं कि हमने तो ऐसा कोई वायदा ही नहीं किया, हम तो बीपीएल कैटेगरी यानी कि गरीबी रेखा से नीचे वालों को ही सिलेंडर जो है वो 500 का देंगे। तो देखिए, ये भ्रामक प्रचार करना, ये गुमराह करना, ये मतदाता के साथ धोखेबाजी है, ये अपराध है। लोकतंत्र में, राजनीति में, चुनाव में मतदाता से इससे बड़ा छलावा। दिनेशपुर थाने में थाना अध्यक्ष के द्वारा क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ साथ मीडिया कर्मियों के साथ एक बैठक कर शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न होने पर धन्यवाद व्यक्त किया। इस दौरान थानाध्यक्ष विनोद जोशी ने कहा कि विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण सभी के सहयोग से संपन्न हुआ, जिसका मैं आप जनमानस के साथ ही जनप्रतिनिधि के साथ ही मीडिया कर्मियों को विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं। उन्होंने कहा कि सभी मिलकर दिनेशपुर क्षेत्र में नशा मुक्त, भय मुक्त करना है और सभी मिलकर इस कार्य को करना है और इस मुहिम को सभी लोगों को आगे बढ़ाना है। पहले तो मेरा सभी आम जनमानस और हमारे क्षेत्र के संभ्रांत जनप्रतिनिधि सभी लोगों को मेरा जो है शुक्रिया और धन्यवाद, विशेष तौर से हमारे प्रेस के मीडिया के बंधुओं को कि जो अभी जो हमारे विधानसभा चुनाव सकुशल पीसफुल माहौल में संपन्न हुआ था, वो सभी आप लोग का सहयोग और पुलिस प्रशासन व प्रशासन को भरपूर मात्रा में मिला था। इसके अलावा मेरे द्वारा सभी से अपील की गई है कि जो भी संदिग्ध चीज़ें हैं या जो भी आप पुलिस समाज सुधार में पुलिस की हेल्प कर सकते हैं,
उन चीज़ों पर विशेष फोकस करें और हम आप साथ मिलकर कंधे से कंधा मिला करके अपने दिनेशपुर को भय मुक्त, नशा मुक्त एक अच्छा वातावरण दें। इस संबंध में ये मीटिंग आयोजित की गई। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में पिछले 1.5 दशक के अंतराल के बाद अल्मोड़ा शोभन सिंह जीना राजकीय मेडिकल कॉलेज अपने अस्तित्व में आ गई है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की हरी झंडी मिलने के बाद प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज प्राचार्य ने बताया कि मेडिकल काउंसिल की गाइडलाइन के अनुसार ही 100 सीटों में से 85 सीटें उत्तराखंड के कोट से और 15% देश भर के लिए मिलेगा। उन्होंने बताया कि जिनमें से 76 मेडिकल छात्रों के एडमिशन हो चुके हैं और अभी तक 36 छात्रों का शिक्षण कार्य शुरू हो चुका है। मेडिकल ये सबसे पहले तो ये है कि अल्मोड़ा के लिए ये स्टेट के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज इस साल से स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे 100 स्टूडेंट का एडमिशन होगा, उसमें से 85 बच्चे स्टेट कोटे से आएंगे और 15% ऑल इंडिया कोटे से। जो स्टेट कोटे से जो है 85 में से हम लोगों को यहाँ पे 81 बच्चों की सीट अलॉट हुई थी, उसमें से 76 बच्चों ने एडमिशन ले लिया है। और अभी 15 फरवरी से जो है हम लोगों ने जो है क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। वो एनएमसी की गाइडलाइन है कि 14 से स्टार्ट करना था, तो यहाँ पे इलेक्शन था उस दिन, तो इसलिए स्टार्ट नहीं हो पाया, तो 15 से हमने क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। और अभी लगभग जो है यहाँ पे 35-36 बच्चों ने जो है रिपोर्ट कर दिया है, जो कि क्लासेस चल रही हैं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर में गन्ना किसानों ने चीनी मिल के जीएम का घेराव किया। इस दौरान किसानों ने चीनी मिल के जीएम से चीनी मिल को दुरुस्त करने और गन्ने की पेराई को सुचारू करने की मांग की। जानकारी के मुताबिक बाजपुर की चीनी मिल में बीते कुछ दिनों से गन्ने की पेराई बार बार बंद हो रही है, जिससे कि किसानों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। और इसी के चलते बाजपुर के किसानों ने चीनी मिल के जीएम त्रिलोक सिंह मरतोलिया का घेराव किया। इस दौरान गन्ना किसान विक्की रंधावा ने आरोप लगाते हुए कहा कि चीनी मिल में बैगास खत्म होने की बात करके लगातार चीनी मिल में गन्ने की पेराई को रोका जा रहा है, जिससे कि चीनी मिल और किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। वहीं चीनी मिल के जीएम त्रिलोक सिंह ने कहा कि जो भी समस्या सामने आ रही है उसका जल्द ही समाधान किया जाएगा। मेन था जी चीफ इंजीनियर है जो वो अपना कार्य जो है सही ढंग से नहीं कर पा रहा। 4 दिन से 5 दिन से आज चीनी मिल बंद थी, वो तो आया ही नहीं यहाँ पे। तो जो डिप्टी चीफ थे उन्होंने देख दाख के फैक्ट्री चलाई है, सब किसान यूनियन के जो थे किसान थे सब आके यहाँ पे इन्होंने सहयोग दे के अपना चीनी मिल चलवाई है। तो आज चीनी मिल चली है, तो हमने सबसे पहले मुद्दा तो ये रखा भी जो हमारा चीफ इंजीनियर है उसको बदली किया जाए। बकास ऐसे नहीं, जैसे फैक्ट्री बंद होती है तो 2 घंटे लगते हैं हर बॉयलर को लेने के लिए, उसको स्टीम बनाने के लिए। तो जब हर बार जब भी फैक्ट्री बंद होगी तो 2 घंटे जो बकास चलेगी वो एक्स्ट्रा चल जाती है। तो उसी दिक्कत से जो बकास है वो कम हो रही है, वो दूसरे बाहर से मंगवानी पड़ रही है। आज की तारीख में 70 लाख की बकास यहाँ फैक्ट्री में आ चुकी है बाहर से। अगर वही 70 लाख रुपया बचता तो वो किसानों के जेब में जाता, उनकी पेमेंट आती। अब ये बिना फालतू का खर्चा है जो चीफ इंजीनियर की वजह से फैक्ट्री को नुकसान हो रहा है। कि फैक्ट्री तो सुचारू रूप से नहीं चल रही है, लगातार फैक्ट्री जो है बंद हो रही है। तो इस समय उनके कुछ सुझाव दिए हैं, उनके द्वारा यहाँ पर बताया गया है कि जो यहाँ पर चीफ इंजीनियर है वो भी अच्छे ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं, उनकी उससे भी लापरवाही उनके बताया गया है। और उसके अलावा आपस में जो है कार्मिकों का तालमेल का भी अभाव किसानों द्वारा बताया गया है। और कुछ मतलब जो है क्योंकि फैक्ट्री भी काफ़ी पुरानी है तो कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि भाई आगे आने वाले समय में बॉयलर को भी जो है ठीक कराया जाए और जो कार्मिक इस टाइप के लापरवाही बरत रहे हैं उनके खिलाफ भी सख्ती से कार्रवाई की जाए। ही मेरे द्वारा 1-2 बार इसमें इनसे मीटिंग की गई और उसमें आपसी में सामंजस्य स्थापित करने के लिए भी कहा गया। और जहाँ तक क्योंकि इनको चीफ इंजीनियर को हटाने का प्रश्न है उसमें जो एमडी साहब से हम लोग यहाँ से रिकमेंड करेंगे। अभी उनको कुछ दिन के लिए हम जो है कार्य शुरू कर देंगे और उसके बाद जैसे भी वहाँ से शासन से निर्णय होगा तो उस हिसाब से उनको जहाँ स्थानांतरित किया जाएगा।
नहीं, ऑप्शनल उसे देखेंगे, अन्य कार्य इनको सौंप दिया जाएगा इनको ना। लेकिन जो है जो बताया गया तो उस संबंध में जब पता किया गया तो उसमें कुछ बगास जो है एक साइड में गिली थी, तो जिससे लग रहा था कि उसमें कहीं किसी ने पानी डाल के किया गया है। तो अब उसको क्यों किया गया उसकी पूरी कटौती की जाएगी और संबंधित ठेकेदार का उसमें कोई पाया जाएगा तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। या वो पूरा बगास को जो है उसको कब्जे कराया गया, उससे मौसम ले करके उस पूरी धनराशि कटौती की जाएगी। उसके बाद भारत तिब्बत सीमा पुलिस के आजादी की अमृत महोत्सव के तहत केंद्रीय विद्यालय जोशीमठ की 55 छात्राओं को आत्मरक्षा और एडवेंचर टूरिज्म के तहत माउंटेनिंग और रैपलिंग के साथ साथ प्रशिक्षण दिया गया। इस कार्यक्रम के तहत छात्राओं को आईटीबीपी की कार्यकुशलता और इसी के साथ में सीमा पर गतिविधियों सहित हिमवीरों की जिम्मेदारी आदि सभी की जानकारी दी गई और साथ ही फोर्स की ताकत, हथियार और गोला बारूद की भी जानकारी छात्रों को दी गई। तो वहीं नियमित स्वास्थ्य के लिए योगा अभ्यास भी कराया गया। धर्मनगरी हरिद्वार में हुई धर्म संसद का विवाद अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां धर्मनगरी में हुई धर्म संसद के आयोजक रहे स्वामी यति नरसिंहानंद 15 फरवरी को हरिद्वार की जिला न्यायालय में जमानत मिल गई थी। इसके बाद आज जेल से रिहा हुए और तुरंत बाद स्वामी यति नरसिंहानंद हरिद्वार को सर्वानंद घाट पर दोबारा से तपस्या पर बैठ गए हैं। स्वामी का कहना है कि मुझे पुलिस द्वारा नहीं जेल से ले जाया गया था और लेकिन अभी भी मेरा एक भाई जितेंद्र नारायण त्यागी जेल में है। जब तक जेल से रिहा नहीं होता तब तक इसी घाट पर तपस्या पर बैठूंगा। उत्तराखंड के पौड़ी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र संगठन ने तमिलनाडु में एक युवती के साथ हुई जबरन धर्मांतरण की घटना का विरोध जताते हुए आज पौड़ी के कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर तमिलनाडु सरकार के खिलाफ आक्रोश जताते हुए जमकर नारेबाजी की और तमिलनाडु सरकार को पुतला दहन किया गया। एबीवीपी छात्र संगठन ने तमिलनाडु में एक युवती के साथ हुई जबरन धर्मांतरण की घटना की कड़े शब्दों में घोर निंदा की और युवती के लिए इंसाफ मांगा। एबीवीपी छात्र संगठन का कहना है कि इस घटना के बाद युवती को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा। वहीं इस घटना पर अपना आक्रोश जब एबीवीपी के राष्ट्रीय महामंत्री निधि ने किया तो उनके साथ 35 एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर कानूनी शिकंजा कस दिया गया, जिसका वे विरोध करते हुए एबीवीपी छात्रों ने कहा कि इस घटना के बाद तमिलनाडु सरकार और यहाँ की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। एबीवीपी छात्र संगठन ने धर्मांतरण की घटनाओं पर नकेल कसने और युवती को इंसाफ देने की मांग की है। एक महीने पहले करीबन एक मामला आया था जिसमें एक कॉन्वेंट स्कूल में एक छात्रा के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था लगातार धर्म परिवर्तन करने का, जिसमें वो तंग आकर आखिरकार उस लड़की ने आत्महत्या कर दी है। और जब इस मामले की सीबीआई जांच करने के आदेश दिए गए तो चलनी सरकार ने इसको हाई कोर्ट पे सुप्रीम कोर्ट में जाके इसकी याचिका दर्ज करी है इसमें, जिसका अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पुरजोर विरोध करता है। और जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इसका तमिलनाडु में विरोध किया तो हमारे 30 कार्यकर्ताओं को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया, जिसकी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मांग करता है कि हमारे कार्यकर्ताओं को जल्द से जल्द रिहा किया जाए और इस मामले और बहन लावण्य को न्याय मिलना चाहिए। इसके आगे आपके क्या आगे आज यहाँ पर पुतला दहन किया था, किस समय इस संबंध में है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे देश भर में इसका विरोध करता है, ऐसे धर्मांतरण की घटना का विरोध करता है। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ये मांग है कि इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और बहन लावण्या को न्याय मिलना चाहिए। आपका नाम? प्रदेश कार्यकारिणी। उत्तराखंड के रुड़की में श्री कृष्ण प्रणामी कल्याण आश्रम के संचालक सागर सिंधु ने स्थानीय लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि आश्रम की भूमि काफी दूरी से फैली हुई है और जो कि रेतीली है, जिस पर कुछ लोग लगातार खनन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी इस पर प्रशासन ने कार्रवाई की थी। वहीं आश्रम के संचालक सागर सिंधु ने कहा कि जब मैंने इन्हें खनन करने से रोका तो मुझ पर हमला किया गया। आपको बता दें कि पुलिस तहरीर के आधार पर मामले की जांच कर रही है। और हमारी ज़मीन पर फिर से मंदिर की ज़मीन पर इलेक्शन के दौरान जब प्रशासन व्यस्त था और मैं भी यहाँ पर नहीं था तो इन्होंने खनन आरंभ किया। 15 तारीख को
सुबह 10-11 बजे के करीब की बात होगी। जब हमारे कर्मचारियों और लड़कों ने इसको देखा, विद्यार्थियों ने, तो उन्होंने उसे रोकने की कोशिश करी, तब भी उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई, लेकिन वो तब तक भाग चुके थे। और भागा जब 2-3 बार उन्होंने हमें डराने की कोशिश करी और हमारी तरफ ट्रैक्टर अपना चलाने की कोशिश करी, जिसे हमने जब वहाँ से नहीं हटे तो उन्होंने ढाल पर अपना ट्रैक्टर डाल करके और वहाँ से भाग गए। और जब हमने देखा कि भाग रहे हैं तो हमने आगे जाकर रोकने की कोशिश करी, तो उन्होंने जो है उस वक्त पर जो है हमारे ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश। 3 महीने से वेतन न मिलने से नाराज परिवहन विभाग की ऋषिकेश कार्यशाला से जुड़े कर्मचारियों ने 1 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। कर्मचारियों ने जल्द वेतन न मिलने पर कार्य बहिष्कार की समयावधि बढ़ाने का भी ऐलान किया है। वहीं रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद और रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन के संयुक्त बैनर के तले देहरादून मार्ग स्थित कार्यशाला में तैनात कर्मचारियों ने 1 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। कर्मचारी नेता रजनी मोहन ने बताया कि 3 महीने से रोडवेज कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पाया है, जिससे कि कर्मचारियों के समक्ष रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने बताया कि संविदा और ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिससे कि उनके बच्चों की स्कूल फीस और अन्य खर्चे बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। वहीं इस संबंध में संगठनों की ओर से प्रबंधन को कई बार पत्र दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। प्रबंधन की ओर से निगम की कड़ी निंदा की गई है। पतंजलि योग केंद्र में इलाज और बुकिंग के नाम पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। कुछ वेबसाइट के जरिए ये फर्जीवाड़ा किया जा रहा था, जिस पर पुलिस ने मामले में पतंजलि की एक अधिकृत हस्ताक्षरी की शिकायत के बाद मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस फर्जी वेबसाइट ईमेल के माध्यम से योग गुरु रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के फोटो का प्रयोग कर फर्जी विज्ञापन भी दिए जाने की बात सामने आई है। सिडकुल थाना प्रभारी प्रमोद उनियाल के मुताबिक अम्बरीश कुमार निवासी ग्राम औरंगाबाद थाना सिडकुल अधिकृत हस्ताक्षरी पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट योग ग्राम ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनके संज्ञान में आया है कि योग ग्राम के नाम से फर्जी वेबसाइटों का संचालन किया जा रहा है। रुड़की में शादी से लौट रहे एक युवक को गुलदार ने अपना शिकार बना दिया, जिससे मौके पर ही युवक की मौत हो गई और सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए कब्जे में लेकर भेजा। इसी के साथ में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और वहीं ग्रामीणों की शिकायत है कि इलाके में किसी भी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। का यहाँ पर गुम्मावाली माजरी के गांव के समीप एक बॉडी मिला है, जिसके गले पर कुछ स्क्रैचेस के निशान हैं। जो स्क्रैच अभी देख के लग रहे हैं उससे ये तो नहीं प्रमाणित हो पाएगा कि ये गुलदार ने हमला किया हुआ है, परंतु इसके इस संभावना से ये भी नहीं कहा जा सकता इसे देखते हुए अभी कि ये गुलदार का हमला नहीं है। इसका प्रमाणित पीएम होने के बाद ही हो पाएगा कि ये घटना किस कारण हुई है। तो प्रथम दृष्टया तो घटना के बारे में कोई जानकारी हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन अभी पीएम के लिए दरोगा जी यहाँ पर हैं, एसओ साहब हैं यहाँ पर, तो ये पीएम के लिए जाएगा तभी ये कंफर्म हो पाएगा कि ये क्या घटना किस कारण से हुई। 11 बजे मैं यहाँ से गाड़ी लेके निकला, ठीक है। उस समय 2 लड़कियाँ मुझे यहाँ मिली जो हमारे गाँव की रहने वाली है, माजरी गाँव की, ठीक है। उन्होंने मुझे बताया कि वो लोग यहाँ से पैदल जा रही थी, तो उन्होंने कहा कि हमें गुलदार मिला है और वो वापस यहाँ से निकली। तो मैंने उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाया, मैंने उन्हें भगवानपुर छोड़ा। मैंने उनसे पूछा भी कि छोटा गुलदार है या बड़ा है, उन्होंने कहा छोटा था। और इसी के साथ अपनों उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।